हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज चलिए आज का वीडियो देखते हैं सामान्य अध्ययन पे, इतिहास पे। पिछले वीडियो में हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और आज हम देखेंगे एक नई सभ्यता के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में। तो चलिए देखते हैं। वैदिक सभ्यता शुरू करने से पहले सिंधु घाटी के कुछ दो महत्वपूर्ण प्रश्न और थे, तो उनको मैंने ऐड किया। तो पहले हम उनको देखेंगे, उसके बाद हम वैदिक सभ्यता पे चलेंगे। तो चलते हैं भारतीय इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता के पहले वो जो दो क्वेश्चन रह गए थे उनको देख लेते हैं, उसके बाद में हम वैदिक सभ्यता पे चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो बच्चों बताओ, सोचो अपने मन में कि कौन सी हो सकती है। अगर आपको सिंधु घाटी के बारे में थोड़ा बहुत भी आप लोगों ने पढ़ा है तो आप इसका आंसर आराम से दे दोगे। वैसे ऑप्शन ए है तमिल, ऑप्शन बी है पाली, ऑप्शन सी है संस्कृत और ऑप्शन डी है अज्ञात। तो ऑप्शन डी मैंने आंसर यहाँ पर दे दिया है, लेकिन हम देखते हैं क्यों है वो। जैसा कि आपको पता है कि यह कोई लाइव ऑनलाइन टेस्ट या लाइव कोई प्रश्न उत्तरी तो नहीं है, परंतु मैं बीच बीच में बोलता रहता हूँ कि बताओ बताओ। इसका मतलब है कि आप अपने मन में अपने आप इसको देखकर क्वेश्चन को पहले अपने मन में आंसर करो कि मेरा ये वाला ऑप्शन को देखे कि ये आंसर सही होगा, उसके बाद आप मैच करो यहाँ पर जो आंसर दिया हुआ उससे। तो अगर आपका सही है तो आप समझ लो कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, और नहीं तो आप उसको आराम से यहाँ पर देख ही लोगे। तो देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसकी दो विशेषताएं हैं, जिस कारण हम इस लिपि को या इस लिपि ये जो लिपि है ये अभी तक अज्ञात है। कौन से दो कारण है देखते हैं। पहला कारण ये है कि आम लेखन पद्धति के विपरीत ये दाईं ओर से लिखी जाती थी। मतलब हम जो आम लिखते हैं, आम लेखन जो हमारा होता है अधिकतर भाषाओं का, वो बाएं से दाएं होता है, लेकिन जो इस लिपि की जो शुरुआत है वो दाईं से दाईं ओर से लिखी जाती थी, दाईं से बाईं होती थी। हालांकि पहली ये लाइन दाईं से बाईं होती थी, बाद में बाईं से दाईं हो जाती थी। आगे दूसरा जो इसका तथ्य है इसके बारे में वो ये है कि इस लिपि का अभी तक किसी भी सभ्यता की लिपि से या शब्दों से कोई सामंजस्य नहीं है। तो यह कारण है जिसकी वजह से ये लिपि अभी तक क्या है, अज्ञात है। कुछ किताबों में इसके बारे में चित्राक्षर लिपि लिखा हुआ है कि भाई चित्र, काफ़ी सारे चित्र थे और वो एक दाएं से बाएं ओर लिखा हुआ तो उसको चित्राक्षर लिपि। लेकिन लिपि या कोई भाषा जब तक नहीं हो सकती जब तक उसका कुछ जो उसके शब्द, उसके शब्दों का कोई संग्रह नहीं हो। मतलब काफ़ी एक भाषा के कुछ रूल होते हैं, वो जब तक पूरा नहीं कर पाती तो वो कैसे एक लिपि बन जाएगी। तो जब ये दोनों स्टैंडर्ड्स को वो पूरा नहीं कर रही है यार, किसी भी भाषा के साथ उसका कोई मेल जोल नहीं अभी तक उस जो ये लिपि है उन चित्रों की जो भाषा उसको पढ़ा जा चुका है, तो ना ही उसको पढ़ा जा सका है। तो ऐसे स्थिति में ये अज्ञात लिपि ही कहलाएगी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, मूर्ति सिंधु घाटी, किसकी मूर्ति सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी। तो हमें इसका आंसर देखना है। ए नटराज की मूर्ति, बी नर्तकी की मूर्ति, सी श्री कृष्ण की मूर्ति या डी साधु संतों की मूर्ति। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना थी वो नर्तकी की मूर्ति थी, और इसके कारण इसका आंसर बी जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं क्या इसके बारे में है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है जो कांसे की बनी है। इस रचना से हमें सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा धातु गलाने की प्रक्रिया का पता चलता है, क्योंकि कांसा टिन और तांबे को मिलाकर बनाया जाता है। बिल्कुल, कि इससे हमें ये पता चलता है कि जो, हालांकि हमने पिछले वीडियो में देखा था और बता भी दिया था, जानकारी भी मिली थी, हम लोगों ने साझा की थी कि जो है सिंधु घाटी के लोग तांबे के अलावा कांसा जो धातु है उससे भी परिचित थे। यहाँ पर कांसा कैसे है, कांसे धातु से परिचित है, तो और ये जो नर्तकी की मूर्ति है वो कांसे की बनी मिली है, इसका मतलब वो कांसे से परिचित भी थे और उसको उपयोग भी वो लोग करते थे। अब कांसा चूंकि एक सीधी धातु तो है नहीं कि ऐसे है, ये एक मिश्रण से बनता है, और वो मिश्रण मैंने पिछले वीडियो में बताया था और इस वीडियो में बता रहा हूँ।
टिन और तांबे को मिलकर ये बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये था कि वो लोग जो है कांसा जब उन्होंने बनाया होगा तो टिन और तांबे को गलाकर बनाया होगा, और टिन और तांबे को जब उन्होंने गलाकर इसको कांसा का जो तैयार किया है, कांसे को धातु को जो तैयार किया है, इसका सीधा मतलब है कि वो इससे उनको कांसे को गलाने की प्रक्रिया या धातुओं को गलाने की प्रक्रिया का भी पता था, और इस मूर्ति से उनके उत्कृष्ट शिल्प कला के परिचित होने के प्रमाण मिले हैं, क्योंकि उन्होंने दो धातुओं को गलाया, उसके बाद उसके मिश्रण से एक नई धातु तैयार की, जिसका जो कांसा है, उस कांसे से उन्होंने एक मूर्ति तैयार करी नर्तकी की, जिससे ये पता चलता है कि वो लोग शिल्पकारी में उत्कृष्ट थे या विकसित थे। ठीक है, तो ये सिंधु घाटी के बारे में कुछ जो है आपको जानकारी थी। चलते हैं हमारे आज की जो टॉपिक है वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी के बाद में इतिहास का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, अध्याय है। देखते हैं इसके बारे में। पहला प्रश्न है इसका, भारतीय शासन के प्रतीक सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ऑप्शन ए है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है ऋग्वेद, और ऑप्शन डी है रामायण। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए मुंडकोपनिषद। और ये बहुत बार ये प्रश्न आता है, रेलवेज में आता है, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, डीएसएसबी और वनडे जितने भी अदर एग्ज़ाम हैं, आरपीएससी, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, सब में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको पुराने पेपर्स में मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसके बारे में क्या है जानकारी। सत्यमेव जयते का अर्थ हमेशा ही सत्य की विजय होती है। सीधा सीधा शब्दों से ही पता चल रहा है, सत्यमेव जयते मतलब हमेशा ही सत्य की विजय। यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, जिसे सारनाथ के स्तूप से लिया गया है। वहाँ यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, मतलब ये भारत के राष्ट्रीय वाक्य भी है। क्या, कौन है राष्ट्रीय वाक्य? सत्यमेव जयते। और ये कहाँ से लिया गया है? सारनाथ का जो स्तूप है वहाँ से लिया गया है। और सारनाथ के स्तूप में कहाँ से इसको लिया गया है? तो वहाँ आ जाएगा मुंडकोपनिषद। तो आंसर हो जाएगा इसका मुंडकोपनिषद। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे है सेकंड, गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का घर था। ये चार ऑप्शन है, तो ये इन चारों में से हमें पता करना है कि गार्गी, मैत्रेयी और कपिला कौन थी और उनका घर कहाँ था। ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है विदिशा, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र, और ऑप्शन डी है मिथिला। तो इसका ऑप्शन जो है डी आंसर सही हो जाएगा। गार्गी, मैत्रेयी और कपिला जो थी वो तीनों विदुषियाँ थी। विदुषी का मतलब विद्वान थी, विद्वान महिलाएं थीं, और वो ऋग्वैदिक काल में विद्वान महिलाएं थी और उनका संबंध मिथिला से था। देखते हैं आगे संबंधित तथ्य क्या है इसके बारे में। गार्गी, मैत्रेयी और कपिला विदेशी महिलाएं थी। विदुषी महिलाएं थी, विदेशी मत समझ लेना, विदेशी नहीं, विदुषी। विदुषी मतलब विद्वान, बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी महिलाएं थीं। इन सभी का संबंध मिथिला से है। मिथिला से है, मिथिला एक जगह, वहाँ से इन तीनों का संबंध है। किन किन का? गार्गी, मैत्रेयी और कपिला का, जो वर्तमान में नेपाल में स्थित हैं। नेपाल जानते हो, हमारा पड़ोसी राज्य है। अभी चाइना के चक्कर में इंडिया के साथ काफ़ी जो है सीमा विवाद कर रहा है। इसके बारे में करंट अफेयर्स में समझाऊंगा, वीडियो समसामयिक के विषयों पर जब वीडियो डालूंगा तब बताऊंगा। तो अभी अपन मैत्रेयी के बारे में, गार्गी, मैत्रेयी और कपिला के बारे में बात कर रहे हैं। और ये विदिशा, ये मिथिला के से इनका संबंध है। मिथिला कहाँ पर स्थित है? नेपाल में वर्तमान में। पहले के भारत में, मतलब ऋग्वैदिक काल में मिथिला भारत में ही था, लेकिन अभी नेपाल में है। ऋग्वैदिक काल में बहुत सी विदुषी महिलाओं का जिक्र है, जिनमें अपाला, विश्वरा और लोपामुद्रा प्रमुख हैं। मतलब इन तीनों के अलावा गार्गी, मैत्रेयी और कपिला के अलावा अपाला, विश्वरा और लोपामुद्रा भी जो हैं विदुषियाँ जिनका नाम है। तो आप ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर सही हो जाएगा डी। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वैदिक गणित का महत्वपूर्ण पाठ है। तो पहला है शतपथ ब्राह्मण, दूसरा है अर्थवेद,
तीसरा उपनिषद और चौथा है या डी है सुलभ सूत्र। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, सुलभ सूत्र। वैदिक गणित का सबसे महत्वपूर्ण पाठ जो है वो हमें किससे प्राप्त होता है? सुलभ सूत्र से प्राप्त होता है। तो याद रख लोगे बच्चों, याद रखना ही पड़ेगा, सिलेक्शन चाहिए तो सिलेक्शन लेना है और इन सब चीज़ों को बड़े सीरियस तरीके से पढ़ना है, देखना है। ये अप्रोच बहुत अच्छी है, क्वेश्चन आंसर के साथ अगर अपन तथ्यों को पढ़ते हैं तो ये बहुत ज़्यादा अपने को हेल्प करती है। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथा जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? पहला ऑप्शन है अर्थवेद, दूसरा है ऋग्वेद, तीसरा है यजुर्वेद और चौथा है सामवेद। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऋग्वेद। क्यों है देखते हैं। ऋग्वेद जो है वो सबसे प्राचीन वेद है। ऋग्वेद से प्रारंभिक आर्यों के आगमन की और उनके आर्थिक और राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती है, जेंदा अवेस्ता, जो कि पारसियों का धर्म ग्रंथ है। जैसे हमारा गीता है, मुस्लिमों का कुरान है, ईसाइयों का बाइबल है, सिखों का गुरु ग्रंथ साहिब है, वैसे ही पारसी जो हैं उनका अवेस्ता या जेंदा अवेस्ता है। अवेस्ता जो है ईरानी भाषा का प्रथम प्राचीन या मतलब प्रथम तो नहीं कह सकते, लेकिन अवेस्ता जो है वो ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। ईरान का पूर्व नाम पर्शिया था, जो कि पारसी लोगों के हिसाब से रखा गया। आज वो देश शिया मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन कोई ज़माने में वो पर्शिया हुआ करता था, पारसी लोगों का देश हुआ करता था। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे। आर्यों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा शिल्प कौशल कार्य प्रयोग में नहीं लाया गया था? तो देखते हैं कौन सा ऐसा शिल्प कौशल था, कौन सा ऐसी शिल्पकारी थी, कौन सा ऐसा शिल्प कार्य था जो उनके द्वारा प्रयोग में नहीं लाया गया था। तो इसमें ऑप्शन ए है मिट्टी के बर्तन, बी है आभूषण बनाना, सी है लोहे के औजार और डी है कपड़ा। तो इसका सही उत्तर जो है वो सी हो जाएगा। क्यों होगा इसके बारे में देखते हैं। प्रारंभिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ से मिले अवशेषों में मिट्टी के बर्तन मतलब मृदभांड, अगर आप NCERT की किताबें पढ़ेंगे तो या बोर्ड की कोई भी बोर्ड की स्टेट बोर्ड की किताबें पढ़ेंगे तो उसमें मृद भांडों का जिक्र आएगा, काला धूसर मृद भांड, नीला मृद भांड, समझ गए। तो ये मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। और आभूषण, तो आभूषण निष्क, जिनको निष्क बोला जाता था, खाती का कार्य करना मतलब बढ़ई का कार्य करना, इनके साक्ष्य मिलते हैं। तो ये तीनों ही हमारे ऑप्शन में मिट्टी के बर्तन, आभूषण और कपड़ा। कपड़ा और खाती, कपड़े कपास से तो वो लोग वैसे भी परिचित थे। चूँकि कपास से तो सिंधु घाटी के लोग ही परिचित हो गए थे, तो ये तो वैसे भी होने थे। लेकिन ये लोग स्पेशली पूर्व वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि जो लोहा है उसका आविष्कार ही उत्तर वैदिक काल में हुआ है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये वैदिक काल क्या है, और अगर आप वैदिक काल क्या है तो इसमें ये पूर्व वैदिक काल क्या है, और पूर्व वैदिक काल क्या है तो उत्तर वैदिक काल क्या है, और कहाँ कहाँ आपको डायरेक्ट भी दिया हुआ मिलेगा ऋग्वैदिक काल। तो इस स्थिति में आप लोगों को कन्फ्यूजन होना स्वाभाविक है, मुझे भी हुआ था। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। क्या है कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के पूरे काल को, मतलब पहले जो शताब्दी थी वो उल्टी चलती थी। जैसे अभी चल रही है 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करते करते 2015, 2016, 2018, 2019, 2020। लेकिन अब पहले कैसे चलता था, 1 से माइनस की तरफ चलता था, 1 से तो प्लस में आती आती 2020 तक आ गई, वैसे 1 से माइनस होती जाती थी। -1 के बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो उल्टा चलता था। 480 BC, उसके बाद में आता था 570 BC, तो मतलब वो चलता उल्टा था काल। तो इसलिए
1500 BC से 600 BC तक, मतलब उल्टा चल रहा है। 1500 के बाद 1400, 1400 के बाद 1300, 1300 के बाद 1100, फिर करते करते 500, 600। तो 1500 BC या 1500 AD से ईसा से, मैं AD गलत बोल रहा हूँ, 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक जो पूरा काल है उसे हम वैदिक काल बोलेंगे, और उसको हम वैदिक काल, स्पेशली उसको वैदिक काल ही बोलेंगे। 1500 से 1000 के बीच का जो काल है, अब इसको दो टुकड़ों में बांट लेते हैं। 1500 से 1000 के बीच का जो काल है उसको हम बोलेंगे पूर्व वैदिक काल। क्या बोलेंगे? पूर्व वैदिक काल। और 1000 से लेके और 600 के बीच का जो काल है उसे हम बोलेंगे उत्तर वैदिक काल। तो आगे इसके बारे में मैं पूरा स्क्रीन पे आपको ढंग से बताऊंगा। अभी मैंने सिर्फ आपको वर्बली इसके बारे में बताया है, आगे के क्वेश्चन में ये आएगा। तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हुई थी, लेकिन पूर्व वैदिक काल जो कि 1500 से 1000 वाला जो था उसके अंदर लोहे से वो परिचित ही नहीं थे। तो इस कारण से लोहे के औजारों का जो शिल्प कौशल है वो इसका आंसर जो है हो जाएगा, क्योंकि लोहे के औजारों का जो शिल्प कौशल है या लोहे के औजार बनाने का कार्य है वो कार्य वो लोग नहीं करते थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आयुर्वेद के वैद्य और जिनको चिकित्सा का भगवान भी कहते हैं या किसे मानते हैं, तो बताइए किसको मानते हैं? सोचिए। ए सुश्रुत, बी चवियन, सी चरक और डी धन्वंतरी। SMS के बाहर भी एक पूरा धन्वंतरी भवन है, जयपुर SMS हॉस्पिटल के बाहर, पता है आपको? उसका नाम धन्वंतरी पे ही है। तो मेरा समझ गए होंगे सारा कि इसका आंसर क्या है? डी है। चिकित्सा का भगवान धन्वंतरी को माना जाता है। और क्यों माना जाता है उसका बारे में हम देखते हैं। धन्वंतरी को आयुर्वेद में चिकित्सा का भगवान कहा जाता है। हिंदू धर्म में व्यास द्वारा रचित श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार धन्वंतरी को भगवान विष्णु का ही क्या माना गया है? अंश माना गया है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे। भूलोगे तो नहीं ना? ठीक है, भूल जाओ तो दोबारा से वीडियो चला कर देख लेना, ठीक है? लेकिन मेरी गारंटी है कि आप भूलोगे नहीं अगर आपने ढंग से यहाँ पर एक बार देख लिया तो। आगे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वेद शब्द का अर्थ है? ए ज्ञान, बी बुद्धिमता, सी कुशलता और डी शक्ति। तो इसका सीधा सीधा अर्थ हो जाएगा ए ज्ञान, क्योंकि वेदों से हमें वैसे भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो वेद शब्द का जो अर्थ है वो ज्ञान है। वेद हमारे देश की सबसे पुरानी संहिताएं हैं। वेदों की संख्या 4 हैं, और वो 4 वेद कौन कौन से हैं ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं है तो मैं बता देता हूँ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। ठीक है, आगे इनके बारे में और चर्चा आएगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? तो भाई सिंधु घाटी सभ्यता में तो तांबा किया गया था। तो यहाँ देखते हैं क्या है। यहाँ पर लोहा वैदिक, चूंकि वैदिक नाम आया है तो लोहा यहाँ पर नहीं हो सकता, क्योंकि वैदिक सीधा सीधा भी दे दिया जाए तो भी हमें उसे पूर्व वैदिक काल ही मानना चाहिए। और क्योंकि अगर स्पेसिफिक अगर उत्तर वैदिक काल दिया हो तब जाकर हम बताएंगे कि लोहा तो उत्तर वैदिक काल में खोजा गया था, पर यहाँ उत्तर वैदिक काल की कोई चर्चा ही नहीं है। वैदिक कुछ, ऋग्वैदिक कुछ भी दे दे तो लोहा, इसका मतलब इन लोगों को लोहा नहीं होगा। तो आंसर ए लोहा नहीं होगा। बी जो है चांदी, सी तांबा और डी सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी तांबा। सिंधु घाटी के लोगों द्वारा भी पहली जो यूज में की जाने वाली वस्तु थी या धातु थी वो क्या थी? तांबा थी। और इनके द्वारा भी की जाने वाली वैदिक काल, चूँकि ये ज़्यादा पास पास के ही जो इरा हैं, दोनों पास पास के ही हैं, तो इस वजह से तांबा ही अभी तक ये लोग यूज़ कर रहे थे, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यूज़ कर रहे थे। ठीक है, वैदिक आर्य काल को 2 भागों में बांटा जा सकता है। ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। मैंने बताया ना बच्चों, ऋग्वैदिक काल को क्या कहेंगे? 1500 ईसा पूर्व से 1000 पूर्व। और उत्तर वैदिक काल को कौन सा वाला काल है? 1000 से 650 ईसा पूर्व वाला। ठीक है, तो अब आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि 1500 से 650 ईसा पूर्व पूरा वैदिक काल, उसमें भी 1500 से 1000 ईसा पूर्व वाला काल जो है वो कौन सा काल है? ऋग्वैदिक काल।
और 1000 से 600 ईसा पूर्व जो वाला काल है वो क्या है, आपका उत्तर वैदिक काल, जिसमें लोहा खोजा गया था। ऋग्वैदिक काल के आर्य तांबे से परिचित थे, तथा बाद में उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज की गई। लोहे की खोज के बाद कृषि में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए और सभ्यता ग्रामीण से महाजन पदों के विकास की ओर उन्मुख हुई। मतलब कहने का मतलब ये था कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग तांबे को जानते थे, तांबे का यूज़ करते थे, और उसके बाद में जो है या मानव ने सबसे पहले जिस धातु का यूज़ किया वो तांबा ही था। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हों चाहे वैदिक सभ्यता के लोग हों, वैदिक सभ्यता में यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ ऋग्वैदिक काल के लोगों की, मतलब 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लोगों की बात कर रहा हूँ। वहाँ तक लोगों को तांबे के बारे में जानकारी थी और वो तांबे का ही यूज़ करते थे। लेकिन 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के 650 ईसा पूर्व के जो लोग थे, जिनको उत्तर वैदिक काल के लोग बोलेंगे, जो आर्यंस थे, आर्य लोग थे, उन्होंने लोहे की खोज की या उनको लोहे के बारे में पता चला। बाद में उन्होंने लोहे का यूज़ किया। धीरे धीरे लोहे का यूज हर चीज़ में होने लग गया, चाहे वो अस्त्र शस्त्रों में हो, चाहे फिर वो खेती में हो, चाहे फिर वो किसी में भी हो। इन लोहे का बड़े स्तर पर यूज़ हुआ, जिसके कारण धीरे धीरे ये व्यवस्था महाजन पदों की ओर उन्मुख हुई, उनके विकास की। और आपको पता है कि आगे जब मैं पढ़ाऊँगा आपको, तो महाजन पदों का जो उदय है वो पढ़ाऊँगा। 16 महाजन पद फिर उसके बाद में उनका उदय होंगे, जिनमें सबसे शक्तिशाली जो है मगध होगा। उसके बाद उसमें चंद्रगुप्ता मौर्य, उससे पहले नंदवंश, उससे पहले बिंबिसार, उससे पहले जरासंगा। तो ये सब चीज़ें हैं, वो आपको उसके बाद में मैं आप लोगों को धीरे धीरे बताऊंगा अपने इन वीडियोस के माध्यम से। और आपको हिस्ट्री में कोई हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, ये वीडियोस देखते रहो। ये क्योंकि इन वीडियोस में जो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, ये बहुत एग्ज़ाम्स में रिपीटेड क्वेश्चन है। और आपको बता दूं कि हिस्ट्री में हमेशा 70 से 80% संभावना जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन की होती है। और मैं अप्रोच जो आपको दे रहा हूँ वो अप्रोच ऐसी है कि पहले के जो क्वेश्चन आए वो और उनके साथ साथ उनकी जो आसपास की जानकारी है उनकी व्याख्या कर रहा हूँ, ताकि आपको चैप्टर वैसे ही क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा आपको हिस्ट्री में दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको और कोशिश करूँगा और अच्छे से अच्छे आपके लिए मटेरियल जो है आपको प्रोवाइड करवाऊँ। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में वर्ण व्यवस्था किस लिए बनाई गई थी, ये क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन ए है श्रम गतिहीनता के लिए, श्रम गरिमा को मान्यता देने हैं तो इसका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी है आर्थिक प्रगति के लिए, या ऑप्शन डी जो है वो व्यावसायिक श्रम विभाजन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था श्रम आधारित एवं उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। एक्चुअली क्या था कि जो ये वर्ण व्यवस्था है, कहते हैं कि प्रजापति जो ब्रह्मा है उसके मुख से जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, उसकी भुजाओं से जो है क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई, उसके कमर जो कटी जो वाला क्षेत्र है, कमर का जो क्षेत्र है वहाँ से जो है वैश्यों की उत्पत्ति हुई, और जो पैरों से हैं वहाँ से शूद्रों की उत्पत्ति हुई, ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन उस समय जो ये व्यवस्था थी वो व्यावसायिक श्रम विभाजन के हिसाब से थी। आज की तरह नहीं थी कि जन्म से कि भाई तू छोटी कास्ट में पैदा हुआ है, तू फला कास्ट का है, तू फला कास्ट का है, हम बहुत ऊंचे राजघराने के खानदान से पैदा हुए हैं। तो ये बाद में जन्म आधारित कब हुई, ये उत्तर वैदिक काल में हुई। मतलब ऋग्वैदिक काल में भी वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन वो व्यवस्था व्यवसाय के हिसाब से, मतलब जिसने जो काम करना चालू कर दिया। मान लो किसी ने सुनार का काम किया तो वो कोई भी कास्ट का हो वो सुनार हो गया, वो सोनी हो गया, ठीक है। किसी ने लोहार का काम किया तो भाई ये लोहे का काम करने वाला लोहार हो गया, ठीक है। किसी ने खेती करना चालू कर दी तो भाई ये खेती करने वाला आदमी किसान हो गया। मतलब उसमें कोई जाति नहीं थी कि भाई नहीं यार एक जो कृषि प्रधान जो जाति हैं आज के दौर में आप देखते हो कि नहीं, उन्हीं का वहाँ पर था। जिसने भी खेती चालू करी, जो भी उसका जिसने वो उस व्यवसाय को चालू किया, वो उसी के हिसाब से उनका विभाजन था। पर बाद में धीरे 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 ये चीज़ें और विस्तृत और मतलब भयंकर रूप लेती गई, और उत्तर जो वैदिक काल है उसमें ये व्यवस्था जन्म आधारित हो गई। फिर ये कहा जाने लगा भाई जो तो सोना और चांदी का काम करने वाले के घर में पैदा हुआ है, इसलिए भाई तू सेठ है, तू सुनार है। कोई मजदूर के घर में पैदा हुआ है तो फिर वो
मजदूर है, मतलब फिर धीरे धीरे जन्म आधारित हुई, फिर आगे बढ़ते बढ़ते ये जाति आधारित हो गई, जैसा कि आज आप आधुनिक जो आसपास की चीज़ें हैं वो देखते हैं। ठीक है, अब तो जातिगत राजनीति भी होने लग गई है, हालांकि मैं उस पर टिप्पणी पॉलिटिकल साइंस के विषयों पर करूँगा। अभी हम इतिहास को देखते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। तो सामवेद जो है वो संगीत का जो वेद माना जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद जो है मंत्रों का, और इसके अलावा तंत्रिक तांत्रिक विद्याओं का अर्थवेद माना जाता है। इसी प्रकार अलग अलग वेद की अलग अलग खासियत है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सामवेद हो जाएगा। भारतीय संगीत का उद्गम सामवेद संहिता को माना जाता है। सामवेद के पुरोहितों को उद्गाता कहा जाता था। क्या कहा जाता था दोस्तों? सामवेद के जो पुरोहित होते थे, जो सामवेद को बाँचने वाले होते थे, या जो उसके पुरोहित थे, उसको उद्गाता कहा जाता था। यह आपसे पूछा जा सकता है, बिल्कुल ध्यान रखिए इन सब चीज़ों का। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों का नहीं था? 11वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? पहला जौ, दूसरा तंबाकू, तीसरा चावल और चौथा डी जो ऑप्शन है वो है गेहूँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तंबाकू। तंबाकू से वो लोग परिचित नहीं थे, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ कि पौराणिक भारत के बाद मध्यकालीन भारत आएगा, जिसमें बाबर, अकबर। उसके बाद में आधुनिक भारत में जब पुर्तगाली भारत में आएंगे तो वो तंबाकू को भारत में लाएंगे, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले भारत में जो है वो तंबाकू लेकर आए थे। तो उस समय तक तो लोगों को पता ही नहीं था भारत में कि तंबाकू चीज़ क्या होती है। ठीक है, तो उसके बाद में पता चला लोगों को कि यार ये तो तंबाकू है, और जब तंबाकू के बारे में पता चला तो उगाया गया। और आज तो तुम देखो, सब जगह देखो लोग तंबाकू को कैसे खाते हैं, जैसे उनको वो चीज़ मिल गई। वो एक गाना ना हरियाणवी में, तू चीज़ ला जवाब तेरा कोई ना जवाब, उस टाइप से। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा है। देखो दोस्तों, आप बिल्कुल बोर मत होना, मैं आपको जो है इसीलिए अच्छे से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी आप लोगों के कोई सुझाव हो तो आप वीडियो में डाल दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम जिस क्वेश्चन पे थे उस क्वेश्चन के अंदर चलते। तंबाकू की हम बात कर रहे थे। तंबाकू इसका उत्तर हो जाएगा कि इनमें से कौन सी फसल का ज्ञान जो है वैदिक लोगों का नहीं था। आंसर हमने देख लिया, तंबाकू का नहीं था। देखते हैं क्यों। वैदिक आर्य अपनी प्रारंभिक जीवन अर्थात पूर्व वैदिक कालों में जौ से परिचित थे, बिल्कुल। उसके बाद में अर्थात उत्तर वैदिक काल, मतलब पूर्व वैदिक काल के बाद में जो काल आएगा वो उत्तर वैदिक काल ही आएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया कि एवं बाद में अर्थात उत्तर वैदिक काल में लोहे से परिचित होने के बाद जो कृषि क्रांति हुई, उस दौरान आर्य गेहूं और चावल से भी परिचित हो गए। तो जौ से वो परिचित हो गए थे, गेहूं चावल से वो परिचित हो गए थे, तो ऑप्शन एक ही बचेगा, और वो ऑप्शन क्या है? तंबाकू है। और आर्य तंबाकू से परिचित नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। तंबाकू भारत में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। भारत में तंबाकू का उत्पादन में जो आंध्र प्रदेश है उसका क्या है? प्रथम स्थान है। तो देखो भाई, आपको एक ज्योग्राफी का क्वेश्चन भी यहाँ से मिल गया। साथ ही साथ आपकी भाई आर्य लोग थे वो तंबाकू से परिचित नहीं थे। तंबाकू को जो लाने वाले पुर्तगाली थे मध्य आधुनिक भारत में जो आए थे। और उसके बाद में तंबाकू आज भारत में जो सबसे ज़्यादा उगाता है वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है, इनमें कौन सा कर राजा द्वारा वसूला जाता था? पहला वर्मन, दूसरा विद्वत, तीसरा बाली और चौथा जजिया। तो देखते हैं सी आंसर क्या है। वैदिक युग में आंसर सी है इसका, और सी आंसर है बली। बली आंसर क्यों है उसके बारे में देखते हैं। वैदिक युग में कबीला के प्रधान को राजा की संज्ञा दी जाती थी, बिल्कुल दी जाती थी। कबीले का प्रधान राजा ही हुआ। राजा निरंकुश नहीं था, मतलब अत्याचारी नहीं था जैसे आज के राजाएं होते हैं। सभा और समिति और विद्वत नामक संस्थाएं इस पर नियंत्रण रखती थी। जो आजकल जैसे राज्यसभा लोकसभा होती है, वैसे उस समय क्या होता था? सभा समिति और विद्वत नामक संस्थाएं होती थी। जनता पूर्व वैदिक काल में स्वेच्छा से राजा को कर देती थी। आज की तरह नहीं है कि टैक्स सरकार मांग रही है फिर भी लोग चोरी कर रहे हैं। एक आंकड़ों के मुताबिक बच्चों,
इस देश में 137-38 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, लेकिन चलो मानते हैं कि पूरे लोग तो टैक्सेबल नहीं है, उनकी इनकम इतनी नहीं है, पर जो टैक्स देने लायक है उनमें से भी मात्र मात्र 4% लोग ही ऐसे हैं, 4 से 5% लोग जो टैक्स देते हैं। बाकी तो सब टैक्स चोरी करने में या टैक्स चोरी करने के उपायों पर ही ध्यान देते रहते हैं। लेकिन क्योंकि राजा भी आजकल वैसे ही हो गए, लेकिन यहाँ पर जो था राजा भी निरंकुश नहीं था। दूसरा जो था, लोग बहुत ही सीधे थे, सादा थे, सच्चे थे, इसलिए स्वेच्छा से राजा को कर दिया करते थे। कोई ज़बरदस्ती नहीं कि भाई तुम दो ही, और जो कर दिया जाता था उसे बलि कहते थे, तो इस वजह से इसका आंसर बलि है। ठीक है, यही कर बलि उत्तर वैदिक काल में बाध्यकारी हो गया। मतलब ऋग्वेदिक काल में देखो, आप यहाँ पर देख रहे हो, चाहे वर्ण व्यवस्था को देख लो, चाहे कर व्यवस्था को देख लो, कोई भी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था जो है ऋग्वेदिक काल में मतलब बहुत ठीक थी, लोगों की स्वेच्छा से थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था, ना कोई भेदभाव था ना कुछ। लेकिन जैसे जैसे ये सब चीज़ें उत्तर वैदिक काल में जाती है 1000 से 650 ईसा पूर्व तक, तो ये चीज़ें मतलब इनमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे कि वहाँ पर वर्ण व्यवस्था में जो है पहले वो व्यवसाय के हिसाब से थी, कोई जात पात नहीं थी, लेकिन वो बाद में जन्म के हिसाब से हो गई, फिर धीरे धीरे जाकर वो जातिवाद के हिसाब से भी हो जाती है आगे जाकर। वैसे ही कर जो थे पूर्व वैदिक काल या ऋग्वेदिक काल में लोग अपनी इच्छा से दिया करते थे, लेकिन यहाँ पर जो था फिर वही कर जो उसको बाध्यकारी कर दिया गया कि इतना तो भैया आपको देना ही पड़ेगा, समझ गए, नहीं दोगे तो इनकम टैक्स की रेड पड़ जाएगी। मतलब उस टाइम पर जो भी वो लोग थे उस चीज़ के लिए अपॉइंट, उन लोगों के द्वारा मतलब दंड दिया जाएगा या जो भी है प्रावधान किए जाएंगे। 13वां जो क्वेश्चन है, ऋग्वेदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे, क्योंकि ए ऑप्शन है ऋग्वेद में गाय का कहीं जगह वर्णन है, बिल्कुल है। बहुत सारे युद्ध गाय की वजह से ही लड़े गए, मतलब गाय के लिए लड़े गए, मतलब युद्ध हो जाते थे गाय के लिए। सोचो आज गाय माता की ये हालत है कि लोग मतलब जब तक वो दूध देती है जब तक उसको पालते हैं, जैसे ही वो दूध देना बंद कर देती है उसको आवारा छोड़ देते हैं। कई गायें जो हैं वो ठंड में टूटती रहती हैं, बरसात में भीगती रहती हैं, सड़कों पर आवारा, जिनकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई बार जो है इंसानों की मृत्यु हो जाती है, बड़ा नुकसान हो जाता है कई, और साथ ही साथ गौ माता को भी इसका बहुत ज़्यादा जो है उनकी भी मृत्यु हो जाती है। तो आज इस स्थिति में गाय है। सोचो कि जिस गाय के लिए ऋग्वेदिक काल में युद्ध हो जाते थे, और एक नहीं बहुत सारे युद्ध, वो गाय का आज हम अपनी आंखों के सामने क्या हालत देख रहे हैं। तो इसीलिए हमें दूसरों को दोषी ठहराने से पहले खुद को भी देखना होगा कि क्या हम अपनी संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, बिल्कुल ये जो इतिहास आप पढ़ो और इस इतिहास से पढ़कर आप नौकरी लगो और आप अच्छे पदों को प्राप्त करो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी संस्कृति को भूल जाओ। अपनी संस्कृति को भी उतना ही संरक्षण देने का उपाय करना चाहिए जितना कि अपने व्यक्तिगत विकास के बारे में व्यक्ति को सोचना चाहिए। बिल्कुल मैं मानता हूँ आप में से कुछ बच्चे अभी तैयारी कर रहे होंगे, वो सक्षम नहीं है, लेकिन जब आप नौकरी लग जाओगे, सक्षम हो जाओगे, तब आप इन सब चीज़ों को मतलब कर सकते हो। जितना कर सकते हो उतना करोगे तो फ़ायदे में, मतलब हमारी संस्कृति है उसका संरक्षण होगा। और ये इतिहास गवाह है कि जो संस्कृति संरक्षित रहती है उसी का बोलबाला है। आप चाइना को देख लो, वहाँ पर उनके यहाँ सब काम, चाहे भाषा को तो मंदारिन के अलावा कुछ उनको मंजूर ही नहीं है, और सब कुछ उनका सब कुछ चल रहा है। उसके बावजूद वो अमेरिका जैसे जो देश है उसको टक्कर दे रहा है। हालांकि ऐसी कोई, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि चाइना की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ कि वो मतलब वो है अपने आप में वो सब कुछ है, लेकिन कहने का मतलब अपनी संस्कृति से वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। यहाँ तक कि अपनी संस्कृति के और अपनी भाषा के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो वहाँ पर उसके लिए सख्त कानून है। तो हमें भी अपनी संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। ज़्यादा उपदेशों को न देते हुए मैं इसका आंसर बताता हूँ। ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं, इसलिए आंसर डी हो जाएगा। और ऑप्शन डी है क्योंकि गाय जो है उसका वर्णन भी काफ़ी जगह है, गाय के लिए युद्ध भी काफ़ी सारे लड़े गए, पुरोहितों को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी। इसके कारण ये समझते हैं कि गाय गांव के लोग रखते थे, इसलिए एक ग्रामीण सभ्यता थी। इसके बारे में कुछ सत्य देखते हैं। ऋग्वेदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे और उनके जीवन में गाय का महत्व बहुत था, और गाय विकास का सूचक थी। मतलब जिनके यहाँ पर गाय थी उनको विकास का सूचक माना जाता था कि भाई ये तो प्रगति कर रहा है। जैसे नहीं होता कि कोई जब किसी घर में 4-5 आदमी नौकरी लग जाते हैं
और बढ़िया मकान बना लेते, तो आजकल हम कहते हैं कि यार ये लोग तो प्रगति पे हैं। वो तो ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं होता था। ऋग्वैदिक काल में तो जिनके यहाँ गायें दिखती थी, जिनके यहाँ गाय दिख जाती थी, समझ लो कि वो आदमी प्रगति पे है। और जिसके यहाँ पर अगर खूब सारी गायें दिख जाती तो समझ लो कि वो तो भैया सेठ है, धन्ना सेठ। समझ गए आप? अच्छा, अतः इसे उपहार में तथा पुरोहितों को उपहार के रूप में दिया जाता था। मतलब इसको उपहार के रूप में भी दिया जाता था सामान्य लोगों को, और पुरोहितों को तो विशेष रूप से गाय को ही दिया जाता था कि भैया तुम तो गाय लेके जाओ उपहार में। और गाय देने का मतलब था कि जैसे आजकल मान लो कि कहते हैं ना कि फलाने की शादी में भैया फॉर्चूनर दे दी अगले को, वैसे ये मतलब उस समय की बात है कि जब गाय दे दी जाती थी तो ऐसी कुछ बात होती थी। और यार खैर ये शादी में फॉर्चूनर देना ये सब तो बहुत सामाजिक कुरीति है, लेकिन गाय उपहार में देना बहुत अच्छी बात है। ऋग्वेद में गाय के लिए अधन्या मतलब न मारने योग्य, जिसको मारा नहीं जाना चाहिए, न मारने योग्य जो पशु है उसकी संज्ञा दी गई थी। अधिक गाय रखने वाला व्यक्ति धनवान या गोमत कहा जाता था। मैंने बोला ना कि जिसके पास गाय होती थी उसको तो प्रगति वाला माना जाता था, और जिसके पास भैया अगर एक से ज़्यादा गाय दिख गई, मान लो 10 गाय जिसके घर में दिख जाती थी, तो समझ लो कि वो तो एक तरह से अंबानी था, अंबानी। समझ गए? चलो आगे, सेकंड लास्ट क्वेश्चन आज का। निम्न में से योग का प्रेरक कौन था? यहाँ पर कौन को कौन हो गया थोड़ा सा ये, तो इसकी मिस्टेक में मत जाना, ये कौन ही है। निम्न में से कौन सा योग का प्रेरक था, या कौन सा योग का प्रेरक कौन था? तो भाई चरक था, ए, बी पतंजलि था, सी आत्रेय था, या डी बाण भट्टाचार्य था। तो कौन था भाई? तो बाबा रामदेव योग को खूब प्रचारित कर रहे हैं आजकल। हिंट देखो आसपास की चीज़ों से पता चल जाएगा। और उन्होंने अपने जो संस्था उसका नाम भी पतंजलि रख रखा है। तो ये पतंजलि जो थे ये बहुत महापुरुष थे, और इन्होंने योग को सबसे पहले कहा जाता है कि जो है मतलब योग को जो है वो धरती पर लाए थे, जिसके कारण ये जाने गए थे। महापुरुष थे पतंजलि, और इसी के इन्हीं के नाम पर बाबा रामदेव ने अपनी संस्था का नाम रख रखा है पतंजलि। ठीक है, तो पतंजलि जो थे वो योग के प्रेरक थे। उन्होंने सबसे पहले धरती पर योग को इंट्रोड्यूस किया था, या लोगों को परिचित करवाया था योग से। ठीक है, 15वां क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? यहाँ पर भी देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर न नहीं है, यहाँ पर भी न नहीं है दोनों क्वेश्चन में। चलो ये थोड़ी छोटी मिस्टेकों पर आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आगे से ऐसी मिस्टेक ना हो। ठीक है, संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता कौन था? आप इसका आंसर दीजिए भाई। ए कलहण था, बी वेदव्यास था, सी कालिदास था, या डी पणिनि था। तो इन चारों में से कौन था भाई? तो इसका सही ऑप्शन है, आंसर है डी पणिनि। भैया बहुत बार ये क्वेश्चन मैं देख चुका हूँ, जितनी एग्ज़ाम मैंने दी है कम से कम मैंने 5 से 10 एग्जामों में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। और याद रखना इतिहास में 80% रिपीटेड क्वेश्चन आएंगे आपके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स के थ्रू, क्योंकि इतिहास में इतने ही 4 से 5 या 6 क्वेश्चन का पोर्शन होता है। जहाँ पर जीके जनरल स्टडीज़ का अगर पेपर 50 नंबर का है तो 7 से 8 क्वेश्चन का होता है, तो याद रख लेना। लेकिन मैं ये क्वेश्चन वो लाया हूँ जो सबसे ज़्यादा इनकी फ्रिक्वेंसी सभी एग्ज़ामों में अलग अलग प्रकार, चाहे एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी में, बार बार इन चीज़ों का नाम ले रहा हूँ। ठीक है, इन सब में था वनडे एग्ज़ाम में इनका मतलब काफ़ी इन क्वेश्चनों की फ्रिक्वेंसी, इसीलिए मैंने जो सबसे ज़्यादा अच्छे वाले क्वेश्चन उठाए हैं आप लोगों के लिए, साथ ही इनकी जानकारी उठाई है। इसके बारे में आंसर हमको पता चल गया, डी है। देखते हैं पणिनि के बारे में। संस्कृत भाषा का पहला व्याकरणकर्ता पणिनि है। इन्होंने एक प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की थी। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पणिनि द्वारा जो रचित है, उस पणिनि द्वारा रचित जो महाभाष्य या जो पहला ग्रंथ है उसका क्या नाम है? तो अष्टाध्यायी जो संस्कृत पे इन्होंने रचना जिसकी की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में अगला जो है टॉपिक लेके मैं फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए राम राम, खम्मा गणी, बाय बाय। तैयारी करते रहिए। ठीक है दोस्तों, बाय।